अक्सर हम सोचते हैं कि अगर किसी इंसान पर कोई जानलेवा हमला हो तो वो शायद डर कर छुप जाएगा बिल्कुल। या फिर पुलिस के पास जाएगा। मतलब आम जिंदगी में तो यही होता है ना, कोई भी अपनी जान बचाने के लिए शहर ही छोड़ देगा। हाँ, एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन तो यही होगा। एग्जैक्टली लेकिन जब हम चंडीगढ़ के उस अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन और क्राइम की दुनिया की बात करते हैं ना, तो वहाँ नियम कुछ और ही काम करते हैं। वहाँ एक गोली आपका करियर खत्म नहीं करती, बल्कि वो रातों रात आपको एक लेजेंड बना देती है। बिल्कुल। वायलेंस और हिंसा वहाँ डर का कारण नहीं है, बल्कि शोहरत की सबसे बड़ी करेंसी है। आज की हमारी इस डिटेल चर्चा में हम जिस कहानी और जिन सोर्सेस को खंगाल रहे हैं, उसका नाम है डेमन एंड डेविल, द चंडीगढ़ कोलिजन कोर्स। और मैं कहूँगा कि ये कहानी महज एक क्राइम थ्रिलर होने से कहीं आगे जाती है। हमारे पास जो 8 अलग अलग सोर्सेज हैं ना, वो चंडीगढ़ के उस अंधेरे हिस्से का खुलासा करते हैं जहाँ प्यार, नफरत और जुर्म एक दूसरे से इस तरह उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही समझना है कि कैसे अलग अलग इरादों वाले लोग इस रास्ते पर आते हैं। मतलब जिनमें से कुछ प्यार और उम्मीद से प्रेरित होकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कुछ नफरत और बदले की आग में जल रहे हैं। वो एक ऐसी राह पर निकल पड़ते हैं जहां उनका आपस में टकराव पूरी तरह से तय है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक जुर्म की बात नहीं है। ये उन चुनौतियों और मुश्किल फैसलों के बारे में है जो एक इंसान को अपने सबसे बुरे, मतलब सबसे अंधकारमय वक्त में लेने पड़ते हैं। सही बात है। ये एक तरह से इंसानी फितरत का एक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क लेकिन बेहद दिलचस्प नैरेटिव के अंदर चलते हैं। इस कहानी के ना 3 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहले हमारे पास है लकी। हाँ, लकी। सोर्सेस बताते हैं कि लकी सर्वाइवर गिल्ट से जूझ रहा है और किसी तरह एक नए दोस्त की मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखें, तो जब कोई इंसान किसी ऐसे हादसे से बच निकलता है जहां दूसरे नहीं बच पाए, तो उसका अपना ही दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। ओह वाओ, मतलब वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। बिल्कुल। उसे ये लगने लगता है कि वो सामान्य जिंदगी का या खुशियों का हकदार ही नहीं है। ये गिल्ट इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। समझ रही हूँ। लकी का दिमाग लगातार उसे ये विश्वास दिला रहा है कि उसका जिंदा बचना एक गलती थी, और यही मानसिक स्थिति उसे बहुत कमजोर और आसानी से मैनिपुलेट होने वाला बना देती है। और यही कमजोरी उसे हमारे दूसरे बड़े किरदार के रास्ते में ला खड़ी करती है, जो है बदनाम। राइट। बदनाम एक इनफेमस रैपर है जो चंडीगढ़ में तेजी से मशहूर हो रहा है। वो सिर्फ गाने नहीं गा रहा, वो अपने राइवल ओजी को खुलेआम चुनौती दे रहा है। मतलब वो शोहरत और बदले की भूख से पूरी तरह भरा हुआ है। हिप हॉप और रैप कल्चर के इस डार्क अंडरबेली में ना, आक्रामकता सिर्फ गानों के बोल तक सीमित नहीं रहती। हाँ, वो एक लाइफस्टाइल बन जाती है शायद। एग्जैक्टली, वो एक लाइफस्टाइल बन जाती है। बदनाम के लिए ये दुश्मनी उसकी पूरी पहचान बन चुकी है। वो उस नफरत को अपने करियर के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि नफरत एक अनियंत्रित फ्यूल है। ये आपको रफ्तार तो देता है, लेकिन अंततः इंजन को ही जलाकर राख कर देता है। बिल्कुल सही। और फिर हमारी तीसरी किरदार है गुरबानी। वो एक अंडरकवर कॉप है जो एक नए और बेहद खतरनाक ड्रग, जिसका नाम डेमन है, उसके बनाने वाले की तलाश में है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे सिनारियो को समझने के लिए हम अक्सर ना गाड़ियों के टकराने का क्लीशे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो बहुत कॉमन है। हाँ, लेकिन उसे भूल जाते हैं। इसके बजाय अकूस्टिक्स या साउंड इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं। ओके, दिलचस्प है। जब एक लाइव कॉन्सर्ट में सिंगर अपना माइक्रोफोन लेकर मॉनिटर स्पीकर के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है, तो क्या होता है? एक बहुत ही इरिटेटिंग आवाज आती है। हाँ, एक हल्का सा फीडबैक लूप शुरू होता है, एक हमिंग साउंड। अगर वो माइक्रोफोन पीछे नहीं हटाता तो वो आवाज एक कान फाड़ देने वाली चीख में बदल जाती है, जिसे ऑडियो फीडबैक कहते हैं। बिल्कुल। और लकी का प्यार, बदनाम की नफरत और गुरबानी की ड्यूटी, ये तीनों बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक ऐसा लूप बन रहा है जिसका फटना अब तय है। मैं कहूंगा कि ये एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन तीनों के मकसद बिल्कुल अलग अलग हैं। लकी शांति चाहता है, बदनाम तबाही चाहता है, और गुरबानी इंसाफ चाहती है। फिर भी ये जो डेमन ड्रग है और उनके आपसी कनेक्शंस हैं, वो एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करते हैं जो इन तीनों को उसी फीडबैक लूप में खींच लेते हैं।
कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, और इसीलिए उस चीख का वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। और जब ये फीडबैक लूप तेज होने लगता है तो सबसे पहले किस चीज की परीक्षा होती है? रिश्तों की। हाँ, रिश्तों की। सोर्सेस के मुताबिक लकी सनोबर के परिवार का दिल जीत लेता है। ऐसा लगता है कि लकी को वो सुकून मिल रहा है जिसकी उसे इतने वक्त से तलाश थी। लेकिन तभी बदनाम लकी को टेस्ट करने के लिए उसे एक बेहद खतरनाक प्लान में धकेल देता है। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि बदनाम ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता। हाँ, ये सिर्फ एक सिंपल लॉयल्टी टेस्ट नहीं है। जो इंसान खुद शक और नफरत से भरा हो ना, वो कभी किसी पर आसानी से भरोसा कर ही नहीं सकता। पैरानोया ये डिमांड करता है कि आपके आसपास के लोग भी उतने ही भ्रष्ट हो जितने कि आप खुद हैं। ओह वाओ, मतलब वो सबको अपने लेवल पर लाना चाहता है। एग्जैक्टली। लकी को इस खतरनाक प्लान में डालकर बदनाम असल में उसे अपने अंधेरे संसार का हिस्सा बना रहा है। वो चाहता है कि लकी के हाथ भी उतने ही गंदे हों ताकि लकी कभी उसे छोड़कर ना जा सके। और फिर एक बहुत ही खौफनाक घटना घटती है। वो असैसिनेशन वाली बात। हाँ, कुछ असैसिन्स बदनाम को मारने के लिए हमला करते हैं और लकी उस खूनी खेल का, बदनाम के उस असली और हिंसक रूप का चश्मदीद गवाह बन जाता है। लकी पहली बार देखता है कि बदनाम सिर्फ गानों में धमकियां नहीं देता, वो सच में एक मॉन्स्टर है। और ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मतलब जब आप किसी का असली और खूंखार रूप देख लेते हैं तो आप उस सच को अनदेखा नहीं कर सकते। सही बात है। लकी का सर्वाइवर गिल्ट अब एक नए खौफ में बदल जाता है। लेकिन ये सिर्फ वर्तमान की घटनाएं नहीं हैं जो इन किरदारों को चला रही हैं। यहाँ उनके पास ट्रॉमा की भूमिका बहुत बड़ी है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जी पूछिए। हम बार बार लकी की बेबसी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लकी सच में इतना बेबस है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ लकी गुरबानी के लिए ड्रग लैब की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है जो कि एक पुलिस वाली है, और दूसरी तरफ सनोवर जिससे वो प्यार करता है उसका पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सनोबर लकी को अपने और निहाल के बचपन की एक ऐसी कहानी बताती है जिससे साफ होता है कि वे पुलिस से नफरत क्यों करते हैं। राइट। ये लकी को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल देता है ना। वो जिसे बचाना चाहता है उसी से झूठ बोल रहा है। और ये विरोधाभास तो इस कहानी की जान है। लकी एक ही वक्त पर रक्षक भी है और धोखेबाज भी। एग्जैक्टली। वो सनोबर के भरोसे को तोड़कर उसी सिस्टम की मदद कर रहा है जिसने सनोबर को बचपन में गहरे जख्म दिए हैं। और अगर हम गुरबानी के नजरिए से देखें तो वो भी तो लकी के सर्वाइवर गिल्ट का फायदा उठा रही है। हाँ। ट्रॉमा अक्सर लोगों को एक दूसरे से जोड़ता भी है और दूर भी करता है। गुरबानी का भी अपना एक अतीत है जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। वे जो फैसले ले रहे हैं ना, वे आजाद और रैशनल दिमाग के फैसले नहीं है। तो फिर क्या है? वो डरे हुए अपने अतीत से भागते हुए लोगों के फैसले हैं। पर मुझे यहाँ गुरबानी के तरीकों पर सख्त एतराज है। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब है कि एक अंडरकवर कॉप होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप एक टूटे हुए लड़के का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करें। क्या ये उससे भी उसी मॉरल ग्राउंड पर बदनाम के स्तर पे नहीं ले आता? ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिक है और शायद यही इस कहानी का मकसद भी है, ये दिखाना कि जब आप डेमन का पीछा करते हैं तो आप खुद कब डेविल बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। बाप रे, ये बहुत गहरी बात है। अंडरकवर काम की सबसे बड़ी कीमत आपकी अपनी मोरालिटी होती है। गुरबानी को लगता है कि बड़े अच्छे के लिए छोटे समझौते किए जा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि लकी की मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर हो रहा है। और ये मानसिक दबाव तब और भी बढ़ जाता है जब चीजें पब्लिक हो जाती हैं। ये खौफ और शक सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रहता। जब ये गलियों में उतरता है तो एक बहुत बड़ा तमाशा बनता है। सोर्सेस बताते हैं कि द फैम के साथ बदनाम के पहले म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही होती है और वहां एक जानलेवा हमला होता है। हाँ, वो शूटिंग वाला इंसिडेंट। कोई और होता तो शायद डरकर म्यूजिक इंडस्ट्री ही छोड़ देता, लेकिन बदनाम के केस में इसका उल्टा होता है। क्योंकि यहाँ क्लाउड और रेपुटेशन का मैकेनिज्म काम कर रहा है। मतलब हिप हॉप में, खासतौर पर गैंगस्टर रैप के सब क्रेज में ऑथेंटिसिटी बहुत मायने रखती है। लोग जानना चाहते हैं कि आप जो गा रहे हैं क्या आप सच में वैसी जिंदगी जीते हैं। और आप पर चली असली गोलियां उस ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट बन जाती है। बिल्कुल। ये हमला बदनाम को खत्म करने के बजाय उसे एक लेजेंड बना देता है। रातों रात पूरी दुनिया उसका नाम जान जाती है। आज के इस दौर की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना, कि आपकी कला से ज्यादा आपकी जिंदगी पर हुआ एक जानलेवा हमला आपकी लोकप्रियता को बढ़ा देता है। सही कहा आपने। लेकिन इस शोहरत की एक बहुत भारी कीमत है और वो है पैरानोया।
जब आपको अचानक इतनी बड़ी शोहरत मिल जाती है और वो भी मौत के मुंह से वापस आकर, तो आपका दिमाग लगातार खतरे के सिग्नल देने लगता है। निम्मी को शक होने लगता है कि बदनाम की अपनी ही टीम में कोई भेड़िया है, कोई अंदर की जानकारी लीक कर रहा है। और शक एक ऐसा दीमक है जो किसी भी मजबूत रिश्ते को खोखला कर सकता है। हम देखते हैं कि इस शक की वजह से भाइयों के बीच भी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। हाँ, और अपने इस खौफ के बीच बदनाम अपने अतीत के एक शैतान के साथ एक समझौता कर लेता है, एक डील विद द डेविल। जब आप पैरानोया से घिर जाते हैं तो आप अपनी रक्षा करने के लिए उन लोगों से हाथ मिला लेते हैं जो अंततः आपको ही तबाह कर देंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इस खौफ और शक की वजह से ही बदनाम एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। वो लकी को एक ड्रग कुरियर के तौर पर उस कॉलेज म्यूजिक फेस्टिवल में भेजता है जहां सनोबर परफॉर्म करने वाली है। मुझे ये फैसला बहुत ही कैलकुलेटेड और क्रूर लगता है। क्यों? क्योंकि बदनाम किसी और को भी तो भेज सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर लकी को चुना। क्यों? क्योंकि सनोबर लकी की कमजोरी है। पॉइंट है। सोचिए, एक कॉलेज का म्यूजिक फेस्टिवल जो खुशी, जवानी और कला का जश्न होना चाहिए, सनोबर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। राइट। लेकिन लकी वहां डेमन ड्रग्स लेकर जा रहा है। एक खुशी का पल अचानक टूटकर बिखर जाता है। सनोबर की कला और उसकी पवित्रता के बीच लकी का अंधेरा घुसाता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये बदनाम की तरफ से लकी को पूरी तरह से करप्ट करने की एक सोची समझी जाल है। मतलब वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हाँ, वो लकी की जिंदगी के उस हिस्से में जहर घोलना चाहता है जो अब तक पवित्र था। लकी, जो शुरू में सिर्फ एक सर्वाइवर था, अब उसी अपराध का एक सक्रिय और अहम हिस्सा बन चुका है जिसे गुरबानी खत्म करना चाहती है। बाप रे। अब वो ऑडियो फीडबैक लूप अपने चरम पर पहुंच चुका है। और फिर आता है हमारा आखिरी पड़ाव, शक, धोखे और शोहरत के इस जलते हुए माहौल का आखिर में विस्फोट होना ही था। बिल्कुल, ये हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है। वो कॉलेज का म्यूजिक फेस्टिवल सिर्फ एक इवेंट नहीं रह जाता, वो गुरबानी और बदनाम के बीच एक बैटल ऑफ विट्स यानी दिमागी शतरंज का मैदान बन जाता है। दोनों एक दूसरे की चालों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शतरंज के खेल में लकी और सनोबर सिर्फ मोहरे बन जाते हैं। वे एक ऐसे दो राहे पर आ खड़े होते हैं जहां उनके सामने एक नामुमकिन चुनाव है। उन्हें अपने परिवार और इंसाफ में से किसी एक को चुनना है। क्या सनोबर अपने परिवार के प्रति वफादार रहेगी या उस सच्चाई का साथ देगी जो शायद उसके परिवार को ही तबाह कर दे? बहुत मुश्किल चॉइस है। और सोर्सेज ये भी इशारा करते हैं कि इस लड़ाई में किसी के पास एक आखिरी छुपी हुई चाल बाकी है जो पूरे गेम को पलट सकती है। और उसके बाद जो होता है ना, वो और भी गहरा और डार्क है। हाँ। एक इन मेमोरियम कॉन्सर्ट होता है, मतलब किसी की याद में रखा गया एक संगीत समारोह। हाँ। लेकिन ये कोई शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं है। इसमें एक डार्क जस्टिस, एक ऐसे इंसाफ की झलक मिलती है जो सिस्टम के बाहर काम करता है। राइट। सोर्सेस के मुताबिक ये एक डेमन और डेविल के बीच की आखिरी जंग है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ रखें, जब शैतान और दानव आपस में लड़ रहे हों, जब हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो, तो आखिर इस जंग में जीत किसकी होती है? इस सवाल का जवाब बहुत ही कड़वी सच्चाई में छिपा है। क्या? इस आखिरी टकराव में भले ही प्यार, अच्छाई और पवित्रता को इस भयंकर तबाही और खुद को नष्ट कर लेने वाले माहौल के बीच वापस पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर है। सोर्सेस बहुत साफ शब्दों में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि चाहे कोई भी जीते, हार सबकी होती है। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। चाहे कोई भी जीते, हार सबकी होती है। ये लाइन अपने आप में बहुत भारी है, क्योंकि इस तरह के टकराव में जीत का कोई अर्थ बचता ही नहीं है ना। सही बात है। अगर गुरबानी ड्रग लैब पकड़ भी ले और अपना मिशन पूरा कर ले, तो जो नुकसान लकी और सनोबर की जिंदगी में हो चुका है, उसकी भरपाई कोई अदालत या कानून कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर बदनाम अपने दुश्मनों को खत्म कर भी दे, तो वो अपने पैरानोया और अपनों को खोने के दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां सर्वाइवल का मतलब भी अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो देना है। आज की इस डीप चर्चा में हमने जो कुछ भी खंगाला, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, बहुत इंटेंस था। हमने देखा कि कैसे लकी की जिंदगी में प्यार से शुरू हुआ एक सफर, बदनाम की नफरत, डेमन नाम के उस खतरनाक ड्रग और अतीत के बदले की आग में जलकर राख हो जाता है। गुरबानी, लक्की, बदनाम और सनोबर की ये जो उलझी हुई जिंदगी है, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब इंसान टकराव वाले रास्तों पर निकल पड़ता है, तो उस रास्ते में कोई ब्रेक्स नहीं होते। बिल्कुल।
उस ऑडियो फीडबैक लूप को अगर समय रहते बंद ना किया जाए तो सिस्टम का फटना तय है। और ये कहानी हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि हमारे फैसले, चाहे वो कितने भी निजी क्यों ना लगें, कभी भी सिर्फ हमारे नहीं होते हैं। ये बहुत सही बात बोली आपने। लकी का गिल्ट, सनोबर का डर, बदनाम की शोहरत की भूख और गुरबानी की ड्यूटी की सनक, ये सब एक दूसरे के फैसलों को ट्रिगर करते हैं। हम सब एक बड़े वेब का हिस्सा हैं, जहां एक इंसान का अनसुलझा ट्रॉमा दूसरे इंसान के लिए सजा बन सकता है। बिल्कुल सही। इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। बताइए। अगर ये सच है कि इस पूरी कहानी में चाहे जो जीते, हार सबकी होती है, तो क्या ऐसी दुनिया में इंसाफ या जस्टिस जैसा कुछ सच में वजूद रखता भी है? बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है। या फिर इंसाफ सिर्फ उस इंसान के द्वारा गढ़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी है जो सारी तबाही के बाद अपनी इंसानियत का थोड़ा बहुत हिस्सा बचाकर जिंदा रह जाता है और अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश करता है? इस विचार के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात है।